आज का आपका विषय है राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध। इस संदर्भ में आपको बताया गया था कि आपको 3 राज्यों का अध्ययन करना है। रणथंभौर और तुर्क सल्तनत के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको इस वीडियो में जालौर और तुर्क सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाएगा। जालौर और तुर्क सल्तनत। जालौर राजस्थान का एक बहुत छोटा राज्य है। चौहानों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और बहुत लंबा इतिहास भी हमें जालौर का प्राप्त नहीं होता। कीर्तिपाल से लेकर कानड़दे तक, जब तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम राजा कानड़दे को परास्त करके मार नहीं दिया, तब तक का ही इसका इतिहास हमें प्राप्त होता है। यदि हम जालौर की बात करें तो जालौर में सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं जानकारी के स्रोत। इसकी जानकारी के स्रोतों में सबसे ज़्यादा चर्चित या जो महत्वपूर्ण है वो है कवि पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया कानड़देव प्रबंध। अंतिम राजा कानड़देव की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से हमें इसका बहुत सावधानी से अध्ययन भी करना होता है, लेकिन फिर भी जालौर के इतिहास के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें तत्कालीन फारसी ग्रंथों से, फरिश्ता, अमीर खुसरो, इनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। मकराना शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सुंधा शिला अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से जालौर की जानकारी के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के स्रोत हैं। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। जालौर स्थापित कहाँ पर है? राजस्थान के राजपूत राज्यों में जालौर महत्वपूर्ण है। जालौर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थापित है। मारवाड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग इसे कहा जाता है और ये कहते हैं कि प्राचीन अभिलेखों में जालौर का नाम हमें जाबालीपुर और वहाँ के दुर्ग को स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहा जाता था। जालौर शब्द किससे बना है? जाल प्लस लौर। जाल वहाँ पर एक पेड़ का नाम था और ऐसा कहा जाता है कि वह पेड़ इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था और उस पेड़ की सीमा वाले क्षेत्र को लौर कहा जाता है। सीमा को, उस पेड़ की सीमा वाले क्षेत्र को जालौर नाम से जाना गया, यानी कि जाल वृक्ष की सीमा वाला क्षेत्र। सामाजिक और व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल में यह क्षेत्र अत्यंत महत्व का था, क्योंकि दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाला मार्ग इसी क्षेत्र से होकर जाता था। आप लोग आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे भी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध का एक प्रमुख कारण यहाँ का रास्ता था। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अब हम लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस क्षेत्र की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत, यानी कि ये जो क्षेत्र है जिसे हम इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कह रहे हैं, यह क्षेत्र किसके अधीन आता था? 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यह क्षेत्र धार का राजा था, परमार राजा मुंज ने इस पर अधिकार कर लिया था। उसके उत्तराधिकारियों का इस पर अधिकार बना रहा, लेकिन कभी वे अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र रहे और अगर वे योग्य नहीं होते थे तो गुजरात के चालुक्य उन पर अपना कब्जा कर लिया करते थे। यानी कि उन्होंने गुजरात चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। जालौर के परमार, क्योंकि मुंज परमार का यहाँ शासन था, तो जालौर का अंतिम परमार राजा कुंतपाल था। नैन्सी ख्यात के अनुसार जालौर और सिवाड़ा पर उस समय परमार कुंतपाल और वीर नारायण का शासन था, लेकिन दहिया सरदार ने इनके साथ विश्वासघात किया और कीर्तिपाल चौहान से इन्हें मरवा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ की चौहान वंश की सत्ता की स्थापना जो थी वो कीर्तिपाल ने की थी। कीर्तिपाल को कीर्तु भी कहा जाता था। नाडौल के चौहान शासक अल्लड़ का सबसे छोटा पुत्र था। अल्लड़ प्रारंभ में स्वतंत्र था, लेकिन बाद में वो भी चालुक्यों के अधीन हो गया। जब 1163 ईस्वी में अल्लड़ की मृत्यु हुई और अल्लड़ की मृत्यु के बाद कीर्तिपाल राजा बना, तो उसे उत्तराधिकार में 12 गांव जागीर में मिले। चूँकि वीर था, साहसी था, महत्वाकांक्षी था, तो इसीलिए उसने अपने आस पड़ोस के राज्यों को जीता और अपना क्षेत्र विस्तार करने लग गया। ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ में इस समय सामंत सिंह का राज्य था और सामंत सिंह के व्यवहार से उसके सरदार और उसकी जनता जो थी वो क्रोधित थी और इसीलिए उन्होंने कीर्तिपाल को आमंत्रित किया। कीर्तिपाल ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को मेवाड़ से हटा दिया और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब इन सामंतों ने ही मेवाड़ पर उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया।
ठीक है, और चालुक्यों की सहायता से उन्होंने उसे मेवाड़ से हटा दिया। जब कीर्तिपाल मेवाड़ से हट गया तो उसने बदला लेने के लिए गुजरात की सीमा से सटे हुए जालौर क्षेत्र पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र यानी कि उसने कुंतपाल से इसे प्राप्त किया था, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीर्तिपाल ने जालौर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कीर्तिपाल के समय में जालौर मुस्लिम आक्रमणों से मुक्त रहा, क्योंकि इस समय मुसलमानों के जो आक्रमण थे वो सीमांत प्रदेशों तक थे। अब कीर्तिपाल के बाद उसके उत्तराधिकारी समर सिंह ने 1183 से 1205 ईस्वी और उदय सिंह ने 1205 से 1257 ईस्वी शासन किया, और इन दोनों ने ही जालौर की महत्ता को और जालौर की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ाया। समर सिंह कूटनीतिज्ञ था और इसीलिए उसने चालुक्यों के साथ अपनी शत्रुता को खत्म करने के लिए अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के साथ कर दिया, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए, और इस तरह से गुजरात के चालुक्यों से के आक्रमण से अपने राज्य को उसने बचा लिया। और जब वो गुजरात के चालुक्यों के आक्रमण से बच गया तो ये सारा समय उसने जालौर के दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर बनाने में, कोष्ठागार, शस्त्रागार और युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण में अपना पूरा समय उसने लगा दिया, और इस प्रकार से अपने राज्य को सुदृढ़ कर लिया। समर सिंह का पुत्र हुआ उदय सिंह 1205 से 1257। वो भी योग्य था, और सुंधा अभिलेख से ये पता चलता है कि उसने जालौर के आसपास मंडौर, नाडौल, बाड़मेर, रदाधरा, रामसिन, भीनमाल, खेड़ा, रतनपुर, सांचौर आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। हालांकि इनमें से कुछ क्षेत्र अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये संभव है कि उसने एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, और इन सारे क्षेत्रों पर विजय उसने गुजरात के मंत्री लवण प्रसाद को पराजित करके प्राप्त की थी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उदय सिंह के समय तक समर सिंह के समय जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे उनकी मधुरता कटुता में बदल गई थी, यानी कि चौहान और चालुक्य संघर्ष फिर से शुरू हो गया था। उदय सिंह ने गोड़वार और मेवाड़ के कुछ भागों को जीतकर गुहिलों को भी अपना शत्रु बना लिया, और एक तरफ इस समय में मुस्लिम सत्ता का प्रसार हो रहा था, और ये भी हम कह सकते हैं कि उदय सिंह ने मंडौर और नाडौल विजय की थी। मंडौर और नाडौल विजय शायद उसकी इल्तुतमिश के साथ युद्ध का प्रमुख कारण बनी। उदय सिंह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उदय सिंह का इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ है। ताजुल मासिर के अनुसार इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना के साथ जालौर पर प्रस्थान किया, लेकिन भयंकर गर्मी और पानी की कमी के कारण उसे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदय सिंह अपने दुर्ग में सुरक्षित था, और इल्तुतमिश ने लंबे समय तक दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, लेकिन जब वो असफल हुआ तो वो एक संधि करके वापस लौट आया। ये कहा जाता है, फारसी स्रोत ये कहते हैं कि उदय सिंह पराजित हुआ और उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार की और 100 ऊँट और 20 घोड़े देकर इल्तुतमिश से अपना राज्य बचा लिया। हालांकि इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि इल्तुतमिश ने उदय सिंह को पराजित किया, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है कि दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध में कौन सा पक्ष जीता, इल्तुतमिश का पूरी तरह जालौर पर अधिकार नहीं हो पाया और इल्तुतमिश को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उदय सिंह ने मेवाड़ और गुजरात के साथ मिलकर इल्तुतमिश का सामना किया था। उदय सिंह ने मंडौर को फिर से मुसलमानों से छीन लिया उसके लौटते ही, और साथ ही 1253-54 में जब नासिरुद्दीन महमूद राजा बना तो नासिरुद्दीन महमूद ने भी जालौर के लिए एक अभियान किया, लेकिन वो भी पराजित हुआ और उदय सिंह का पूरी तरह अधिकार जालौर पर बना रहा। 1257 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। ये कहा दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह ने जालौर को सबसे शक्तिशाली राज्य समय में बना दिया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद चाचिक देव 1257 से 1282 ईस्वी तक राजा बना। योग्य पुत्र था, अपने राज्य को बनाए रखा और मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो समय था जब नासिरुद्दीन महमूद का शासन था और बलबन नायाब मुमालिकात था, तो ऐसे में बहुत अधिक विस्तारवादी नीति उनकी नहीं रही थी और यही कारण रहा कि जालौर सुरक्षित रहा। चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह गद्दी पर बैठा और सामंत सिंह 1282 से 1302 ईस्वी तक 1305 ईस्वी तक गद्दी पर रहा है। उसने भी अपने पिता के राज्य को बनाए रखा, और ये अलग बात है कि इस समय में रणथंभौर और चित्तौड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे थे और इसीलिए वो इतना
महत्वपूर्ण राज्य नहीं रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने सांचौर तक के क्षेत्र को अधिकार कर लिया और इसीलिए जालौर का जो कुछ क्षेत्र था वो कम हो गया। जब सामंत सिंह ने ये देखा कि अलाउद्दीन जैसा साम्राज्यवादी राजा सारे राज्यों को छीन रहा है, तो ऐसे में सामंत सिंह ने अपने पुत्र कान्हड़ देव को सत्ता सौंप दी और सत्ता सौंपने के पश्चात वो स्वयं राज्य से हट गया। जिस राजनीतिक वातावरण में कान्हड़ देव जालौर की गद्दी पर बैठा था, उसमें जालौर का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना बहुत कठिन था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति को पालन करने वाला था और वो कैसे भी ये चाहता था कि इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली जाए, यानी कि राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं उन राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया जाए। अब बात करते हैं हम कि कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। अब जितने भी उस काल के ग्रंथ हैं, पद्मनाभ का कान्हड़ देव प्रबंध हो, चाहे गुजराती महाकाव्य हो, मोहनूत नैन्सी की ख्यात, वीरम सोनगरारी बात, अमीर खुसरो, बरनी, फरिश्ता, हाजी उद्दीन, इन सब ने ये तो बताया है कि इनके मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन संघर्ष के कारण सब ने अलग अलग दिए हैं। ये कहा जाता है, यानी कि कान्हड़ देव प्रबंध ये कहता है कि खिलजी का गुजरात अभियान संघर्ष का कारण था। गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में किया था। उसने अपने दो सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात जाने के लिए जालौर से जाने की परमिशन मांगी। कान्हड़ देव ने मना कर दिया। जब कान्हड़ देव ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वो लोग दूसरे मार्ग से चले गए, लेकिन लौटते वक्त उन्होंने जालौर को ही चुना। जब वो जालौर के पास थे तो ये कहा जाता है कि जालौर के पास से जब वो लोग आ रहे थे तो इसी समय में कान्हड़ देव ने अपने मंत्री जेता देवड़ा को उनसे बात करने के लिए भेजा उलुग खां के पास। जेता देवड़ा जब उनसे बात करके लौटा तो उसने कान्हड़ देव को बताया कि शाही सेना पर आक्रमण करना उचित नहीं है, ये गलत समय होगा। तो वो जो था कान्हड़ देव इस समय में ये सोच रहा था कि किस तरीके से उन पर आक्रमण किया जाए, और इसी समय में अलाउद्दीन खिलजी की सेना में नव मुस्लिम विद्रोह हो गया। जब नव मुस्लिम विद्रोह हुआ तो नव मुस्लिम विद्रोह का फ़ायदा कान्हड़ देव ने भी उठाया और राजपूत सैनिकों ने भी शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। लूट का कुछ माल, जिसमें ये कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने तोड़ा था तो उसके शिवलिंग के 5 भाग कान्हड़ देव को प्राप्त हुए और कान्हड़ देव ने उन जगहों पर 5 मंदिरों की स्थापना करवाई थी। उलुग खां और नुसरत खां किसी तरह से दिल्ली लौट गए, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि कान्हड़ देव ने गुजरात अभियान के लिए गई हुई सेना के साथ जब शत्रुतापूर्ण आचरण किया तो अलाउद्दीन उसका विरोधी बन गया, और यही कारण बताया है कि 1311 में अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया। अब दूसरा कारण बताया जाता है, फरिश्ता ये कहता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुल्तानी ने कान्हड़ देव को समझा बुझा लिया और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार गया, दिल्ली दरबार में, लेकिन उसे वहाँ का अपनी स्थिति अपमानजनक लगी और इसीलिए वो वापस लौटने की सोच रहा था। लेकिन तभी उसने एक बार अलाउद्दीन खिलजी की ये गर्वोक्ति सुनी, जो उसने भरे दरबार में कही कि कोई भी हिंदू राजा ऐसा नहीं है जो उसकी सैनिक शक्ति को चुनौती दे सके। ये कहा जाता है कि इस बात से वह क्रोधित हो गया और कान्हड़ देव वापस लौट आया। जब कान्हड़ देव वापस लौट आया तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना अपमान माना और उस पर आक्रमण कर दिया। जो महत्वपूर्ण कारण हम कह सकते हैं वो है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कि अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार हो जाए, और इसीलिए उसने जालौर पर आक्रमण किया कि जब उसने चित्तौड़ जीत लिया, रणथंभौर जीत लिया, तो जालौर तीसरा एक महत्वपूर्ण राज्य बताता है राजस्थान का, जिसे जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण था। मोहनूत नैन्सी और कान्हड़ देव प्रबंध में एक घटना और इसका कारण बताई जाती है। उन्होंने ये बताया है कि कान्हड़ देव का पुत्र वीरम सुल्तान के जब दरबार में था तो वहाँ अलाउद्दीन के अंतःपुर की एक राजकुमारी थी फिरोज़ा, वह वीरम देव से प्रेम करने लगी। जब अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हुआ। उसने राजकुमारी को रोकने का प्रयास किया। जब रोकने में असमर्थ हुआ तो उसने वीरम देव को विवाह करने के लिए विवश करने का निश्चय किया।
वीरमदेव एक मुस्लिम राजकुमारी से विवाह करना नहीं चाहता था, अतः वह जालौर चला गया। सुल्तान ने इसे अपना अपमान समझा और उसने जालौर पर आक्रमण का आदेश दे दिया। जब उसकी सेनाओं को जालौर जीतने में सफलता नहीं मिली तो राजकुमारी फिरोजा स्वयं जालौर गई। कानड़दे ने उसका आदर सत्कार तो किया लेकिन विवाह करने से मना कर दिया, और इसी का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की धाय गुलबिहिस्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने जालौर को जीत लिया और राजकुमार वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया। हालांकि ये हमें कारण प्राप्त होता है, लेकिन इन्हें हम कहीं कुछ हद तक ही सही मान सकते हैं। इन घटनाओं को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। वास्तविक कारण जो थे, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी कि अलाउद्दीन खिलजी एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इसीलिए उसने जालौर पर आक्रमण किया था। और दूसरा कारण जालौर का सामरिक महत्व हम कह सकते हैं। जालौर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि गुजरात के लिए और दक्षिण के लिए इसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी। गुजरात के लिए इसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी और इसीलिए वह सामरिक दृष्टि से गुजरात और मालवा पर नियंत्रण करने के लिए इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहता था। जालौर का दुर्ग बहुत अधिक सुदृढ़ था और उससे पहले जितने भी अधिकारी थे वो जालौर जीतने में असमर्थ हुए थे, इसलिए जालौर जीतना चाहता था। जब रणथंभौर और चित्तौड़ समाप्त हो गए, उन पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर ली, तो अब केवल जालौर बचा था जो चौहानों की शक्ति का केंद्र बन गया था, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र पर अपना आक्रमण करना चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय कानड़देव के द्वारा उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी हम मान सकते हैं कि ये सभी कारण विद्यमान रहे जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो जालौर से पहले उन्होंने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया। जालौर का प्रवेश द्वार हम उसे कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है, और यहाँ पर इस समय में जो राजा था उसका नाम था शीतलदेव। शीतलदेव ने अपने सीमित साधनों में लंबे समय तक तुर्क सेना को रोके रखा। 2 जुलाई 1308 को अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी। लंबे समय तक घेरा पड़ा रहा। अलाउद्दीन के लिए अनेक सेनानायक अलाउद्दीन के मारे गए, लेकिन इसी बीच में अलाउद्दीन को एक भावले नामक एक सरदार प्राप्त हो गया, और वो भावले नामक जो सरदार था, उस सरदार ने की मदद से अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायकों ने वहाँ किले के जलकुंड में गोरक्त मिला दिया, और गोरक्त मिलाकर उसे अपवित्र करवा दिया। पानी की भी कमी हो गई, खाद्य सामग्री की कमी से वो लोग जूझ ही रहे थे। तो ऐसे में जब उन्हें पता चला कि हम भूखे ही मर जाएंगे, तो उन लोगों ने, राजपूत स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला जलाई और राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और दुर्ग के फाटक खोलकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। चूँकि राजपूतों की सेना बहुत कम थी, शत्रु सेना बहुत अधिक थी, तो ऐसे में शीतलदेव जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए और शाही सेना की विजय हो गई। कमालुद्दीन गुर्ग, ये कहा जाता है कि कमालुद्दीन गुर्ग ने ही शीतलदेव का कटा हुआ सिर अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को ही उसका नेतृत्व सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट आया। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर उसने खैराबाद रख दिया। जब सिवाना पर जीत हासिल हो गई तो सिवाना की जीत के पश्चात शाही सेनानायकों ने बाड़मेर, सांचौर इनको जीता। सांचौर के जैन मंदिर को ख़त्म कर दिया। भीनमाल को नष्ट किया। भीनमाल में बहुत अधिक ब्राह्मण थे, उन सबको ख़त्म कर दिया। और उसके पश्चात रेवाती और धारसा उधर की तरफ आए, लेकिन राजपूतों ने यहाँ पे रेवाती और धारसा में उन्हें रोकने का प्रयास किया और एक लंबे समय तक उन्हें रोक भी दिया। शाही सेना तितर-बितर हो गई और इस विजय की सूचना देने के लिए जब जेता और देवा कानड़दे के पास पहुँचे तो इस समय राजपूत सेना तो विजय का उल्लास मना रही थी, लेकिन इसी समय मलिक नायब जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सूबेदार था, उसने सेनानायक था, उसने बची हुई सेना को, तितर-बितर हुई अपनी सेना को समेटा और उसने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। राजपूत उसका सामना नहीं कर पाए और उन्हें वापस भागना पड़ा। अब जब उन्हें प्रारंभिक सफलता प्राप्त हो गई तो उन्होंने जालौर पर घेरा डाल दिया। लंबे समय तक जालौर पर वो घेरा डाला रहा, लेकिन जब उन्हें लगा कि जालौर को ये लोग नहीं जीत पाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी जालौर दुर्ग तक आ गया। जब वो स्वयं जालौर दुर्ग तक आ गया और इसी समय में कमालुद्दीन गुर्ग, चूँकि इसका नेतृत्व करता था, कमालुद्दीन गुर्ग ने एक लंबे समय तक बहुत अच्छी सफलता से जालौर का घेरा डाला था, लेकिन दुर्ग का जब दीर्घकालीन घेरा रहा, दुर्ग में खाद्य सामग्री और पेयजल की भी कमी थी और उसी समय में
एक सरदार था जिसका नाम था दहिया सरदार, दहिया जाति का राजपूत सरदार था बीका। उसने विश्वासघात किया। वो स्वयं जालौर दुर्ग का स्वामी बनना चाहता था। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसा रास्ता बताया जो कि बहुत कठिन था और जालौर में कानड़दे को आशा नहीं थी कि कोई भी शत्रु उस मार्ग से होकर दुर्ग के अंदर प्रवेश करके आक्रमण कर सकता है। ऐसे में शाही सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। शीतल देव जो था वो लड़ता हुआ मारा गया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचा लिया और भयंकर रक्तपात हुआ। वीर देव भी इस युद्ध में मारा गया। 1311-12 ईस्वी के लगभग यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई। कुछ लोग 1308 भी कहते हैं, लेकिन 1311-12 ईस्वी मानी जाती है। फरिश्ता 1308 कहता है। जालौर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा आक्रमण रहा कि इस आक्रमण के बाद कानड़दे के परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति बचा जिसका नाम था मालदेव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की शरण ले ली और उसे आगे चलकर चित्तौड़ पर नियुक्त किया गया। वस्तुतः इस प्रकार से जालौर का जो प्रमुख दुर्ग था वो समाप्त हो गया। जैसे ही कानड़दे की मृत्यु हुई, जालौर जो था वो समाप्त हो गया। अब राजस्थान का महत्व अधिकांश क्षेत्र जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। धन्यवाद।